हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम जीएस के प्रीवियस क्वेश्चनों पर बात करेंगे। करीब मैंने इसमें 35 से 36 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और 36 क्वेश्चनों से ही मैंने करीब मान के चलना 100 से 150 क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हर कोई से क्वेश्चन का मैंने अच्छे से विस्तार किया है, ठीक है फ्रेंड्स। और जिसने प्रीवियस यानी कि वीडियो नहीं देखी हो मेरी, वो प्ले लिस्ट में जाके प्रीवियस वीडियो देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हाल फिलहाल में 5 मार्च को क्लर्क का कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने उस टाइम कुल 6 वीडियो डाली थी। उन 6 वीडियो में से मान के चलना करीब 12 से 15 क्वेश्चन सेम वैसे ही आ गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। इसलिए प्रीवियस वीडियो सभी देखना, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता होना चाहिए कि मैं भी खुद उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी के और यूके पीएससी के करीब 6 से 7 एग्जाम निकाल चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। और उसी हिसाब से मैं आपकी तैयारी भी करा के चलूँगा, चाहे हिंदी हो, उत्तराखंड हो या जीएस हो। करंट अफेयर भी डालता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। सभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फिर शुरू करते हैं, क्वेश्चन पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। आपातकाल, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपातकाल आपातकाल कौन से भाग के अंतर्गत आएगा, तो भाग 18 है, ठीक है। आपात उपबंध जो कहाँ से लिए गए हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं, आपके जर्मनी से, ठीक है। आपात उपबंध लिए गए हैं आपके जर्मनी से, ठीक है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, ठीक है। एक तो राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात की बात आए तो अनुच्छेद 352 में है, ठीक है। और राष्ट्रपति शासन आए तो 356 में है, और वित्तीय आपात आए तो 360 में है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि आपातकाल के दौरान यानी कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। अब मौलिक अधिकार आया था यहाँ पे, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि वर्तमान में अपने संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार शामिल हैं, तो 6 मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, ठीक है। सबसे पहला था आपका समता का अधिकार, यानी कि समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार आता है आपका, ये कितने अनुच्छेद से कितने तक चलता है, ये चलता है आपका आर्टिकल 14 से 18 तक, ठीक है। अगला पूछ जाए तो फिर आता है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है आपका कहाँ से चलता है, 19 से अनुच्छेद 22 तक, ठीक है। कहाँ तक चलता है, 19 से 22 तक। उसके बाद नंबर 3 आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। यह आर्टिकल चलता है इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 23 से 24। उसके बाद आता है आपका यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये चलता है आपका 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 क्या आएगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आता है आपका संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ठीक है। संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार आता है आपका, वो आता है आपका आर्टिकल 29 से 30, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। संवैधानिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 32 में, ठीक है फ्रेंड्स। 6 के 6 मैंने मौलिक अधिकार आपको बता दिए हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 1 वर्ष, ठीक है। प्राक्कलन समिति की स्थापना कब हुई थी, 1950 में, ठीक है फ्रेंड्स। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, 30, केवल लोकसभा के, ठीक है। केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में, लोकसभा से चुने जाते हैं। और कार्यकाल कितना होता है, 1 वर्ष का। ऐसे आता है आपका लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति में होते हैं आपके 22 सदस्य, जिसमें से 7 राज्यसभा के होते हैं और 15 लोकसभा के, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है किसके अनुमोदन पर, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भारत की संसद, ठीक है। भारत की संसद द्वारा यानी कि संचित निधि से हो जाए कि संचित निधि, ठीक है। संचित निधि आर्टिकल किस में आती है, 266 में। एक आती है आपकी आकस्मिक निधि, ठीक है। आकस्मिक निधि आती है आपकी, आकस्मिक निधि आती है आपकी 267 में, आर्टिकल 267, ठीक है। आकस्मिक निधि पे जो अधिकार होता है वो किसका होता है, भारत के राष्ट्रपति का। और सिंचित निधि पर जो होता है वो होता है भारत की संसद का, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि भारत की संचित निधि से पैसा कौन निकाल सकता, तो संसद के अनुमोदन पर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है,
ठीक है, विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया भारतीय संविधान में? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ब्रिटेन से। ठीक है, विधि के समक्ष समानता है तो ब्रिटेन से। पूछा है कि जापान से क्या लिया गया अपने भारतीय संविधान में? तो यहाँ पर जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अमेरिका से मैंने बता दिया, नहीं कि न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति का पद अमेरिका से, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका से। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है आपका कि जर्मनी से। जर्मनी से मैंने अभी ऊपर बताई दिया आपको, आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? जर्मनी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन प्रक्रिया। ठीक है, संविधान संशोधन प्रक्रिया आर्टिकल आते हैं 368 के अंतर्गत। ठीक है, संविधान संशोधन 368 के तक अंतर्गत। और संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, और ये संविधान के किस भाग के अंतर्गत आएगी? तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, भाग 20 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 का सही मिलान करें। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। ठीक है, इसमें अनुसूचियाँ दे रखी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें यानी कि उनका उल्लेख किया गया है कि क्या क्या है। ठीक है, आप देखो भाषाओं का उल्लेख, भाषाओं का उल्लेख किसमें है? यानी कि 8वीं अनुसूची में। ठीक है, 2 देखो। ठीक है, 2 ऑप्शन में बी और सी में। उसके बाद देखो दल बदल, दल बदल आता है आपका 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, ये तुम्हारा पंचायत से संबंधित है, तो आएगा 11वीं अनुसूची। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची। ठीक है, मिलाओ, पहले का 2, ठीक है, दूसरे का 1 सही है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा सही? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, पूछा है कि 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ी गई थी। ठीक है, पूछा है 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? ठीक है, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, 1951 में तब जोड़ी गई थी। ठीक है, और 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी तुम्हारी? 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। पूछा है कि 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत विषय हैं तुम्हारे 29 विषय। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? ठीक है, यानी कि चार्टर अधिनियम कब आया था? 1833 का। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत यानी कि विधि आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था बताओ? 1834 में। ठीक है, किसके अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की। ठीक है, अध्यक्षता पूछेंगे तो लॉर्ड मैकाले, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है, वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसका सही आंसर क्या जाएगा किसकी अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति, ठीक है, प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? ठीक है, प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है, बताओ इसका क्या आएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? गुलाबी क्रांति। ठीक है, पूछा जाए कि लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो लाल क्रांति आती है आपकी टमाटर व मांस के उत्पादन से। ठीक है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। ठीक है, मत्स्य उत्पादन से कौन सी आएगी? नीली क्रांति। अब पूछा जाए कि गोल्डन क्रांति, ठीक है, गोल्डन क्रांति कह दो या फिर स्वर्ण क्रांति, ये आती है तुम्हारी बागवानी और शहद। ठीक है, बागवानी और शहद से कौन सी क्रांति आ जाएगी? गोल्डन। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यानी कि प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी आएगी? गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था बताओ? 1944 में। ठीक है, 1944 में हुआ था। इसी के तहत इन दोनों यानी कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के अनुसार 2 संस्थाएं स्थापित की गई थी। एक थी तुम्हारी IMF और विश्व बैंक। ठीक है, IMF की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है, और विश्व बैंक की भी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। ठीक है, अगर अधिनियम पूछा जाए या सम्मेलन पूछा जाए तो 1944, कहीं कहीं इसकी ज़्यादातर डेट 1944 भी दे रखी है, पर फ्रेंड्स 1944 का ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था और स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत आया आपका WTO की स्थापना कब हुई थी? WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 में। मुख्यालय कहाँ है WTO का? जेनेवा में। ठीक है, IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कुछ टाइम अभी ऐसे आया था, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार यानी कि भारतीयों को और विदेशी नागरिकों को यानी कि प्राप्त है? ठीक है, इसमें है सिर्फ मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा देखो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अनुच्छेद 15। ठीक है, 15 भी कैसे प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को। अनुच्छेद 16 भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, और तुम्हारा यानी कि अनुच्छेद 19 भी
भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। पूछा है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या आता है? ठीक है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर स्वतंत्रता। ठीक है, पूछा है अनुच्छेद 16 में क्या आएगा? तो अवसर की समानता। ठीक है, जैसे कोई भी नौकरी वगैरह राज्य द्वारा स्थापित नौकरियां होती हैं, यानी कि उसमें होगी जो होगी तुम्हारी अवसर की समानता होगी। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 19 में क्या आती है तुम्हारी? वाक की स्वतंत्रता या फिर प्रेस की स्वतंत्रता भी। ठीक है, करीब इसमें पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी और वर्तमान में अब कितनी है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं है अनुच्छेद 19 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही क्या आंसर हो जाएगा तुम्हारा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न कथन पर विचार करें। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि राज्यसभा के बारे में दे रखा है। देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष का। ठीक है, कितना होता है? 5 वर्ष का नहीं होता, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अलग होता है। अलग देखो, यानी कि राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होना आवश्यक है। ठीक है, 35 वर्ष नहीं होता है, ये भी गलत है। कितनी होती है? 30 वर्ष। ठीक है, कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए? 30 वर्ष आयु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखो हेडिंग नंबर 3, राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक है, ये तो सही है। ठीक है, स्थायी सदन है। ठीक है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये फ्रेंड गलत हो गया। अब पूरा वाक्य था तो पूरा ही गलत हो गया, क्योंकि इसके जो यानी कि 2 वर्ष में कितने सदस्य पद मुक्त हो जाते हैं? तो 1/3। ठीक है, पहला भी गलत है आपका, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? उपयुक्त सभी गलत हैं। ठीक है, पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम योग्यता है वर्ष कितनी होगी? 30 वर्ष। ठीक है, पूछा है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, ये तो सही है। ठीक है, लेकिन 1/4 सदस्य दूसरे वर्ष पदमुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये गलत है। तो कितने होते हैं? 1/3। पूछा है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, धन विधेयक को राज्यसभा अंतिम कितने दिनों तक रोक सकती है? ठीक है, यानी कि धन विधेयक पूछा जाए कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 110 में। कहा जाए कि यानी कि कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? तो उसका निर्णय लेते हैं स्पीकर। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेते हैं। ठीक है, पूछ जाए यानी कि जो अधिकतम राज्यसभा कितने दिन के लिए रोकेगी? तो इसका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिन तक रोकेगी? सिर्फ 14 दिन के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, ठीक है, पूछ देखो पॉइंट पढ़ो, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा पढ़ो, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये गलत हो जाता है। ठीक है, यानी किसी भी मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश की न्यूनतम आयु नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतम होती है कि कब तक रहते हैं अधिकतम? ठीक है, फिलहाल में तो 62 वर्ष हैं, पर इनके 65 वर्ष करने पे यानी कि चर्चा चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ये गलत होगा, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? ठीक है, यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने से पहले यानी कि सदन का जो अनुमोदन होना चाहिए वो कितने माह भीतर हो जाना चाहिए? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2 माह। ठीक है, पूछा है कि वित्तीय आपात कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है, वित्तीय आपात यूएसए लिया गया है। पूछा है कि भारत में कुल कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के, नंबर 1 होता है तुम्हारा राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय आपात। फिर होता है तुम्हारा राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रीय आपात आएगा तो 352 में आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन आएगा तो 356 में आएगा, और वित्तीय आपात आएगा तो कितना आएगा? 360 में आएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? ठीक है, यानी कि भारत में पहली बार यानी कि केंद्र सरकार के विरुद्ध, ठीक है, केंद्र सरकार के विरुद्ध लाया गया था। और ये कब लाया गया था बताइए? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1963 में। ठीक है, पूछा जाए कि यानी कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिन पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, तो वो आते तुम्हारे जीबी मावलंकर। ठीक है, जीबी मावलंकर। ठीक है, अब पूछा जाए यानी केंद्र सरकार के विरुद्ध जो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो कब लाया गया था? तो 1963 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है?
ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, या तत्व किसके अंतर्गत आएंगे? भाग 4 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएंगे? भाग 4 के अंतर्गत आएंगे। कहां से कहां तक चलते हैं बताओ? ये चलते हैं आपके अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक। ठीक है फ्रेंड्स, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, यानी कि जो परिवर्तन के लिए अनुच्छेद होगा उपबंध वो किसमें है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किसमें है? ऑप्शन नंबर ए में। परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, अगला पूछा जाए किसके अंतर्गत आएगा आपका? अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में आपका लेकिन राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि, ठीक है, राज्य लोक कल्याण किसमें आएगा? अनुच्छेद 38 में। ठीक है, इसके अंतर्गत आएगा आपका अनुच्छेद 39। ठीक है, अनुच्छेद 39 में है आपका, ठीक है, यानी कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, या फिर निःशुल्क विधिक सहायता किसके अंतर्गत आएगी? अनुच्छेद 39 के। इसका सही आंसर क्या जाएगा बताओ? यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, अनुच्छेद 37 में। ठीक है, पूछा है लोक कल्याणकारी व्यवस्था 38 में, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, चेलया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चेलया समिति का गठन किया गया था 1991 में। पूछा जाए कि चेलया समिति का गठन जो किया गया था वो किस लिए किया गया था? ठीक है, इसका सही आंसर है कर प्रशासन में सुधार। ठीक है, कर प्रशासन में सुधार के लिए किया गया था किसका गठन? चेलया समिति का। कब किया गया था? 1991 में। और कौन से है वो भी? प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि कोको उत्पादन व चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति का संबंध है? तो इसका सही आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भूरी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस इसे इसे इस प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हॉट मनी। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफ आर पी अनुमोदित करता है। ठीक है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित कौन करता है बताओ? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं था? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप देखो सरकारी पदों का त्याग, ठीक है, ये भी हुआ था। विदेशी माल का बहिष्कार, ये भी किया गया था असहयोग आंदोलन में। ठीक है, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ठीक है, ये भी किया गया था। ये सब सही है। ठीक है, यानी कि सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही का आंसर क्या आ जाएगा? डी। पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन कब चला गया था? ये चला गया था आपका 1 अगस्त 1920 को। कब चला गया था? 1 अगस्त 1920 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दांडी मार्च कब समाप्त हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। पूछ जाए कि दांडी मार्च जो यात्रा चली थी वो कब चली थी? दांडी मार्च यात्रा चली थी 12 मार्च 1930 को। कहां से चली थी? दांडी, ठीक है, अहमदनगर से। ठीक है, दांडी पहुंचकर अहमदनगर से चली थी साबरमती आश्रम से दांडी तक। ठीक है, दांडी पहुंचकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था कब? 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। ठीक है, यानी कि इनमें से घटना बतानी हमें कि कौन से का कालक्रम सही नहीं है। देखो, चोरा चोरी कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। ठीक है, ये सही है, यानी कि जो तुम्हारा असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है, यानी कि उसकी समाप्ति जो हुई थी वो किस कांड से हुई थी? चोरा चोरी घटना से हुई थी। ठीक है, चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को हुआ था ये 7 सितंबर 1931। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सही है। पूना समझौता, पूना समझौता किस किसके बीच हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को। ये भी सही है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? ठीक है, यानी कि सिंगापुर में क्या था किसने? सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का गठन, भारत की अस्थायी सरकार का गठन। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 में। ठीक है, पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस ने यानी कि किस कांग्रेस अधिवेशन से इस्तीफा दिया था? तो उन्होंने दिया था, ठीक है,
त्रिपुरी अधिवेशन से है। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन दिया था कब? 1939 में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा जाए क्योंकि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी मई 1939 में। ठीक है, मई 1939 में, कहीं कहीं 1 मई भी दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? यानी कि भारत की अस्थायी सरकार का गठन 21 अक्टूबर 1943। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1829 में। ठीक है, पूछा जाए किसके समय हुआ था? वायसराय कौन थे? तो वायसराय थे यानी कि विलियम बेंटिंक। वायसराय कौन थे? विलियम बेंटिंक थे। किसके सहयोग से हुआ था? ये हुआ था आपका राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है, पूछा जाए कि यानी कि विलियम बेंटिंक के समय ठगी प्रथा का अंत कब हुआ था? तो वो हुआ था ठगी प्रथा का अंत 1830 में, सती प्रथा का 1829 में। अगला क्वेश्चन है, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? ठीक है, बहावियों का विद्रोह हुआ था किस वायसराय के समय हुआ था गवर्नर जनरल के? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के। ठीक है, बहावियों का विद्रोह हुआ था किसके समय? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के समय हुआ था। ठीक है, और इनको इनने कुचला भी था, यानी कि ये सफल रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं है? ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था और 3 इसमें वंश शामिल थे। कौन कौन से थे बताओ? पाल वंश था, राष्ट्रकूट वंश था और प्रतिहार वंश था। ठीक है, यानी कि इन तीनों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किस क्षेत्र के लिए हुआ था? ये हुआ था आपके कन्नौज क्षेत्र के लिए। ठीक है, कन्नौज पर अधिकार करने के लिए हुआ था। किस पर? त्रिपक्षीय, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था किस किस के बीच? पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। ठीक है, इसके अंतर्गत पूछा गया आपका कि कौन शामिल नहीं है। इसका सही आंसर आ जाएगा पल्लव वंश। ठीक है, पूछा जाए कि पाल वंश का संस्थापक कौन था? ये थे गोपाल। राष्ट्रकूट वंश का कौन था? तो दंती दुर्ग। ठीक है, राष्ट्रकूट वंश की यानी कि जो राजधानी थी वो कहाँ थी? मान्यखेट में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिलते थे? ठीक है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में शव दफनाए जाते थे। ठीक है, और दफनाने के बाद यानी कि ये बताना है आपको कि शवों के जो सर रखे जाते थे, सिर, वो किस दिशा में रखे जाते थे। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि शवों के जो सिर रखते थे वो किस दिशा में रखते थे? उत्तर दिशा की ओर करके। ठीक है, अब कह दिया जाए सर किधर साइड हो गए? उत्तर, और पैर किधर हो गए? दक्षिण। ठीक है, दक्षिण। ठीक है फ्रेंड्स, पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के 4 बिंदु थे। उत्तरी बिंदु, ठीक है, उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो मांडा। ठीक है, उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो मांडा जाएगा आपका। ठीक है, और दक्षिणी बिंदु पूछा जाए तो आपका क्या होगा? दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ पड़ता है आपका? दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, और पूछा जाए आपका पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर कहाँ पर पड़ेगा आपका? यूपी में। ठीक है, पूछा जाए पश्चिमी बिंदु कौन सा आएगा? ठीक है, सुत कांगेडोर आता है जो कि तुम्हारा बलूचिस्तान में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि शवों के जो सिर रखे जाते थे वो किस दिशा में रखते थे? उत्तर में। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था? ठीक है, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। बताओ कौन सी में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगति में हो गया था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, पूछ रहा है कि प्रथम प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी। बताओ कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी राजगृह में। ठीक है, राजगृह में हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे तुम्हारे महाकश्यप। पूछ जाए कि यानी कि बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? वो हुई थी आपकी 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, पहली हो गई। दूसरी कब हुई तुम्हारी? 383 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी आपकी वैशाली। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक। अध्यक्ष कौन थे? शबाकामी। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ जाए कि तीसरी बौद्ध संगति कब हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति हुई थी आपकी 250 ईसा पूर्व। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं कहीं आता है इसका 255 भी, दोनों याद रखना। 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक। और जो अध्यक्ष थे तीसरी बौद्ध संगति वो कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। ठीक है, पूछा जाए कि इनकी जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी वो कब हुई थी? चौथी बौद्ध संगति हुई थी फर्स्ट शताब्दी में। ठीक है, पहली शताब्दी में हुई थी। कुंडलबन कश्मीर में हुई थी। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। ठीक है फ्रेंड्स, चारों बौद्ध संगति मैंने करवा दी है, अच्छे से नोट कर लेना। इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका? यानी कि बौद्ध धर्म जो 2 संप्रदायों में विभाजन हुआ था कब हुआ था?
चौथी बौद्ध संगीति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य, ठीक है, कैवल्य मतलब होता तुम्हारा ज्ञान, ठीक है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऋजुपालिका नदी। ठीक है, किस नदी के किनारे हुई थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, पूछ जाए कि जो तुम्हारे यानी कि जैन धर्म था, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे तुम्हारे? महावीर स्वामी। पूछ जाए कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। ठीक है, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था बताओ? इनका जन्म हुआ था यानी कि वैशाली कुंडग्राम बिहार में। कहाँ पर जन्म हुआ था? वैशाली कुंडग्राम बिहार में। पूछ जाए कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ जाए कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नदी पूछी जाएगी तो ऋजुपालिका। जन्म पूछा जाए तो 540 ईसा पूर्व। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? वैशाली कुंडग्राम बिहार में। ठीक है, पूछा जाए मृत्यु कब हुई थी? 468 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? पावापुरी बिहार में। अगला क्वेश्चन है, आजीवक संप्रदाय के संपादक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मखलीपुत्र गोसाल। ठीक है, मखलीपुत्र। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो ये थे तुम्हारे मखलीपुत्र गोसाल। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया आपका स्थापत्य कला का। स्थापत्य कला मतलब जिसने ज्यादा इमारतें वगैरह बनवाई थी। ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। ठीक है, ज्यादातर जो इमारतें बनवाई थी वो किसने बनवाई थी? शाहजहां ने। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल आएगा तो शाहजहां। पूछा जाए कि चित्रकला का, ठीक है, चित्रकला का स्वर्ण काल आएगा तो आएगा आपका जहांगीर। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल तो आएगा आपका शाहजहां। ठीक है, पूछा कि हिंदी हिंदी यानी कि आदिकाल का जो स्वर्णकाल, हिंदी आदिकाल का जो स्वर्णकाल आता है वो किसके समय का आता है? वो आता है आपके अकबर के काल का। ठीक है, पूछ जाए कि औरंगजेब को क्या कहते हैं? जिंदा पीर। ठीक है, सरबाजी के जो हिंदू सैनिक थे वो किसके दरबार में थे? वो भी तुम्हारे औरंगजेब के समय थे। औरंगजेब के समय यानी कि जो तुम्हारे प्रांत थे उनकी संख्या कितनी थी? ठीक है, 21 प्रांत थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है, मुगल काल में मुहत्सिब कौन था? ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मुगल काल में जो मुहत्सिब पद था वो कौन था? आचरण अधिकारी था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 और आज का क्वेश्चन लास्ट है, दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था? ठीक है, दीवान ए अर्ज, ठीक है, दीवान अर्ज एक विभाग था। किसने बनवाया था? ये बलबन ने। ठीक है, किसने बनाया था? बलबन ने बनाया था। ठीक है, और ये किससे संबंधित था? इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सैन्य विभाग। दीवान अर्ज जो था वो कैसा विभाग था? सैन्य विभाग था। स्थापना किसने की थी? बलबन ने। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए 34 क्वेश्चन है और आप अगर अच्छे से इन्हें हर क्वेश्चन को जो मैंने बताए हैं आपको अगर नोट भी किए होंगे तो बहुत अच्छा यानी कि जीके का मैटर आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपने जिसने भी यानी कि प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो देखे और आगे को फिर बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, हर कोई सी वीडियो मैंने बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन का विस्तार किया है। और सभी फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें। आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छा मैटर लाता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बहुत है। जय भारत, जय उत्तराखंड।